हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर उत्तराखंड के टॉपिक वाइज जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने कल यहाँ पर किया था जो कत्यूरी राजवंश था उत्तराखंड का ना, उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड टॉपिक को हम पहले यहाँ पर प्राथमिकता देंगे, उसके बाद अन्य टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके सारे टॉपिक यहाँ पर हम उत्तराखंड के लेंगे, और सभी जो टॉपिक होंगे ना ये MCQ की फॉर्म में होंगे फिलहाल। और इसमें हम जो क्वेश्चन होगा उसकी यहाँ पर व्याख्या भी करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में आए हुए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हमने कल यहाँ पर जो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश था उसको हमने फिनिश कर लिया था। उसके 2 पार्ट थे, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें देख सकते हैं। और आज से हम यहाँ पर जो अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के इतिहास का जो दूसरा टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, और वीडियो और वीपीडीओ के अकॉर्डिंग ये सिलेबस हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है चंद्रवंश। ठीक है, चंद्र राजवंश जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर चंद्र राजवंश जो है इसके विषय में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे और उनकी डिटेल में व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रवंश का जो संस्थापक था, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो चंद्रवंश का संस्थापक है ना, 2 लोगों को माना जाता है, लेकिन मोस्टली जो अधिकतर इतिहासकारों का मत है वह कौन है, सोमचंद है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ पर जो चंद्रवंश का संस्थापक किसको माना जाता है, सोमचंद को माना जाता है। हाँ, तो सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1020 या 25 के टाइम पे, ठीक है, सन 1020 या 25 AD के टाइम पे इसने यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना की थी, सोमचंद ने। और ये कुछ इतिहासकार हैं जो यहाँ पर जो थोरचंद है ना, इसको भी संस्थापक मानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोमचंद को कौन कौन यहाँ पर संस्थापक मानता है। तो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं BD जोशी, सॉरी BD पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी, और जो दूसरे एक अंग्रेज इतिहासकार भी हैं एटकिंसन। तो ये दोनों लोग ने क्या किया है, सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है, और ऐसा इन दोनों का मानना है। और कुछ लोग थोरचंद को भी चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। तो यहाँ पर थोरचंद को जो मानता है, जो मानने वाले लोग हैं, इतिहासकार हैं, उनमें मुख्य हैं W फ्रेजर, विलियम फ्रेजर नाम है उनका, ये भी अंग्रेज इतिहासकार हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, थोरचंद को जो है चंद्रवंश का संस्थापक ही मानते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ हाँ, एक बात और है, इस प्रश्न में आपको मतलब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो आयोग ने अधिकतर इसका जो आंसर चूज किया है ना, वो ऑप्शन बी चूज किया है, मतलब यानी सोमचंद को ही माना है। तो आप इसको यहाँ पर सोमचंद को टेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाद में अगर ऐसा होता है कि अगर उस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर गलत कर दिया आयोग ने, तो आप वहाँ पर कोई जो बुक है, प्रमाणित बुक है, उसका रेफरेंस वहाँ दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चंदों का मूल स्थान कौन सा था। तो चंदों का मूल स्थान का मतलब ये है कि जो चंद्रवंश के जो शासक थे, या जो चंद्रवंश का प्रथम शासक संस्थापक रहा होगा, वो किस स्थान से आया हुआ था। ठीक है, तो ये आए थे झूसी। ठीक है, तो झूसी क्या है ना, ये जो प्रयागराज है, गंगा नदी के पार, प्रयागराज के पास एक गांव पड़ता है झूसी, तो वहाँ इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। अब ये ऐसा क्यों माना गया होगा, क्योंकि जो चंदों का यहाँ पर जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, तो उसमें झूसी ग्राम का उल्लेख आया है। ठीक है, एक श्लोक तो इस तरह से है, झूसी ग्राम समागत्य, इस तरह से करके एक श्लोक भी प्राप्त हुआ है हमको। तो ये इसी से संबंधित है, यानी इससे हमको पता चलता है चंदों का मूल स्थान कौन सा था, झूसी था। ठीक है, तो झूसी से सोमचंद अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ आया था, और ऐसा कहा जाता है कि जो सोमचंद है जिस समय उत्तराखंड में आया था, यहाँ पर ब्रह्मदेव का शासन चल रहा था। और किसका शासन चल रहा था, ब्रह्मदेव का। ठीक है, जो कि कत्यूरी का अंतिम शासक था, ब्रह्मदेव, है ना। हमने कत्यूरी राजवंश में पढ़ा था कि कत्यूरी का अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदेव था। तो जो झूसी से सोमचंद आया, तो उस समय उत्तराखंड में ब्रह्मदेव का शासन था, और काफी अराजकता का युग था उस समय। तो ऐसा कहा जाता है कि सोमचंद जो था काफी यहाँ पर मतलब काफी आकर्षक व्यक्तित्व था उसका, और प्रतिभावान भी था। तो वहां पर क्या किया, ब्रह्मदेव ने खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा दिया। किससे करवा दिया,
जो सोमचंद्र था उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था। और इस प्रकार यहाँ पर और दहेज स्वरूप उसको सोमचंद्र को उसने क्या किया था, चंपावत में उस समय काली कुमाऊं कहते थे उसको, ठीक है। काली कुमाऊं जो चंपावत का एरिया होता था, काली कुमाऊं, तो काली कुमाऊं का कुछ एरिया क्या किया, उसको दहेज स्वरूप भेंट कर दिया, या मतलब उसको दान दे दिया, किसको, सोमचंद्र को, ब्रह्मदेव ने, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह करवाने के बाद। तो बस इतनी, बस यहाँ पर से क्या किया कि सोमचंद्र ने यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना कर डाली और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया, और इस प्रकार पूरे मतलब यहाँ पर कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना उसने कर दी, ठीक है। तो ये कहाँ से आए थे, ये किस स्थान से संबंध रखते थे, झूसी। झूसी कहाँ पर है, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के पास एक गाँव है झूसी, तो वहाँ से ये चंद्रवंश के जो संस्थापक है उत्तराखंड में आए थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस चंद्र शासक ने उत्तराखंड में रेशम उत्पादन का कार्य शुरू किया था, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो चंद्र शासक था, इसने उत्तराखंड में रेशम उत्पादन का कार्य शुरू किया था और रेशम के कारखाने भी लगाए थे इसने, ठीक है। रेशम के कारखाने भी इसी ने लगाए थे उत्तराखंड में। तो इस शासक का नाम है इंद्रचंद। क्या नाम है इसका, इंद्रचंद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चंद वंश है ना, इसमें कई सारे शासक हो रखे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शासक है, तो उनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब एक ही क्लास में ना इतने सारे शासक तो हम पढ़ नहीं सकते, तो उनको हम यहाँ पर अलग अलग सेपरेट पार्ट में पढ़ेंगे। तो हो सकता है वीडियो के 4 या 5 पार्ट आए, हो सकता है मे बी। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ अलग अलग शासकों को लेंगे और उसके बाद चंदों की शासन व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन इससे आपका छूटना नहीं चाहिए या नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला शासक था सोमचंद्र, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए संस्थापक। अब इसमें बहुत सारे शासक हैं, तो उसमें जो कुछ मेन शासक है ना, मुख्य शासक हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ शासकों के बारे में तो यहाँ पता ही नहीं, उनका कोई प्रमाण है नहीं, उनका नाम ही नहीं आता, या नाम भी आता है तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। तो और कुछ जो मेन शासक है जिनके बारे में यहाँ पर अभिलेख मिले हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो 4, 5 या 6 ऐसे शासक हैं जिनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है, तो हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उनके बारे में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिटेल मतलब एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो रेशम उत्पादन यार यहाँ उत्तराखंड में रेशम के कारखाने लगाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, इंद्रचंद को जाता है, ठीक है। तो इंद्रचंद जो था, ऐसा कहा जाता है कि ये जो चीन से ये रेशम के कीड़े लाया था, ठीक है। इसने रेशम के कीड़े कहाँ से मंगवाए थे, जो रेशम उत्पादन के लिए इसने चीन से मंगाए थे, चीन से मंगाए थे, ठीक है। चीन तिब्बत से मंगाए थे इसने रेशम के कीड़े, जो तिब्बत चीन में अब आता है ना, तो वहां से मंगाए थे। नेपाल के रास्ते होते हुए इसने भारत उत्तराखंड में ये रेशम के कीड़े इसने मंगाए थे, ठीक है। तो चीन तिब्बत से मंगाए थे, नेपाल के मार्ग से होते हुए उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, इंद्रचंद, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बी में सोमचंद्र दिया गया है, तो सोमचंद्र के बारे में आपको पता है, ये चंद्रवंश का संस्थापक था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, पटरंग वाली प्रथा का संबंध किस चंद्र शासक से है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रथा है, पटरंग वाली प्रथा। अब ये प्रथा होती क्या थी, तो पहले इस प्रथा को समझते हैं, तो इसका आंसर तो आपको ऑटोमेटिक फिर आ ही जाएगा। तो पटरंग वाली प्रथा का मतलब होता था ना, जब यहाँ पर रेशम उत्पादन का जो काम होता था, कौन सा काम होता था, रेशम उत्पादन का काम, ठीक है। तो जो रेशम के कीड़े होते थे, उनसे जब रेशम इकट्ठा की जाती थी, प्राप्त की जाती थी, तो उसके बाद फिर रेशम में रंगाई की जाती थी, ठीक है। रेशम को जो मतलब रंगना, उसको मतलब कलर डालना, ये काम किया जाता था। तो रंगाई के टाइम क्या होता था, अलग अलग प्रकार की झूठी खबरें, झूठी अफवाह फैला दी जाती थी, ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसी अफवाह जिनका कोई तुक नहीं होता था, तो लोग ऐसी ऐसी अफवाहें फैला देते थे। अब इस अफवाह को फैलाने का मकसद ये होता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि अफवाहें फैलाने से, ये झूठी अफवाहें फैलाने से, झूठी अफवाहें, ठीक है, इनको फैलाने से क्या होता है, जो रेशम का जो रंग होता है ना, वो काफी पक्का हो जाता है। अब इस बात का कोई तुक है नहीं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा चलता था। लोग मानते थे कि अगर ये झूठी अफवाहें फैलाएंगे रेशम की रंगाई के टाइम, तो रेशम का रंग और ज्यादा पक्का होगा, ठीक है। तो इसी प्रथा को नाम क्या दे दिया गया था, पटरंग वाली प्रथा नाम दे दिया गया था, ठीक है। तो जो पटरंग वाली प्रथा थी, ये चंद्रवंश के टाइम पे चली थी। और उस समय कौन चंद्र शासक रहा होगा, अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो जो रेशम के उत्पादन का श्रेय जिसको जाता है, यानी इंद्रचंद ही उस समय यहाँ पर शासक था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो पटरंग वाली प्रथा का संबंध किस चंद्र शासक से है, इंद्रचंद से है, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर रेशम का जो काम था शुरू करवाया था।
तो पटरंग वाली प्रथा का मतलब आपको समझ आ गया ना, कि जो झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी रेशम की रंगाई करते समय, उसको पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, भीमताल में किले का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर भीमताल में जो किला है ना, उसका निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि जो त्रिलोक चंद था उसने क्या किया था, यहाँ पर भीमताल में किले का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसने काम और किया था, भीमताल में किले का निर्माण कराने के साथ साथ इसने जो छकाता था ना, छकाता परगना, ठीक है, उस समय छकाता परगना मतलब छकाता परगना किस स्थान का प्राचीन नाम है या किस जिले का प्राचीन नाम है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो इसने क्या किया था, उस समय छकाता परगना जो है उसको भी विजय किया था। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ दिया जाए, ऐसा चंद्र शासक कौन सा था जिसने छकाता परगने को सबसे पहले विजित किया या जीता था? उसका नाम था त्रिलोक चंद, और इसी ने उसको जीतने के बाद वहां पर भीमताल किले का निर्माण कराया। अब वैसे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसने जब छकाता परगना जीता तो उसके बाद भीमताल में किले का निर्माण कराया। तो यानी अब इसने कौन सा ऐसा बड़ा इलाका जीता होगा जिसके बाद इसने यहाँ भीमताल में किले का निर्माण कराया? तो ठीक है, क्लियर तो हो ही गया होगा। तो नैनीताल, कौन सा क्षेत्र? नैनीताल। ठीक है, तो उसने नैनीताल का जो एरिया था ना उसको छकाता परगना कहते थे पहले। तो उस समय उसको उसने जीता था और वहां पर भीमताल में किले का निर्माण कराया था त्रिलोक चंद ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो है यह किसकी रचना है? ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है, तो ये जो रचना है ये रचना है विलियम फ्रेजर की। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, विलियम फ्रेजर की रचना है। विलियम फ्रेजर का नाम अभी ऊपर भी आया था। तो विलियम फ्रेजर ने क्या काम किया था, तो इन्होंने रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो लिखी थी ना, ये इसमें इन्होंने बताया था कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, थोरचंद था। ठीक है, बाकी अन्य इतिहासकार जैसे बीडी पांडे जी हैं, एटकिंसन हैं, ये लोगों ने कहा था कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, सोमचंद है। लेकिन डब्ल्यू फ्रेजर जो थे, इन्होंने क्या कहा था, रिपोर्ट अपनी जो एक बुक लिखी थी इन्होंने, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, इसमें इन्होंने चंद्रवंश का संस्थापक किसको माना था? थोरचंद को माना था। किसको? थोरचंद को। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो ये बुक इन्होंने लिखी थी ना, ये इन्होंने लिखी थी सन 1813 में। किसमें लिखी थी? सन 1813 में। और इसमें इन्होंने इस बात को मानने के लिए किसका साक्ष्य लिया था? हर्षदेव जोशी का। इसका साक्ष्य लिया था? हर्षदेव जोशी का विवरण लिया था। मतलब हर्षदेव जोशी की विवरण के आधार पर इन्होंने ऐसा बताया कि जो चंद्रवंश का संस्थापक वो कौन था? थोरचंद था। ठीक है, तो ये भी अगर पूछा जाए तो आप इसको यहाँ पर याद रखना। तो रिपोर्ट ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी रचना है? डब्ल्यू फ्रेजर की। 1813 में इन्होंने इसको लिखा था। और हर्षदेव जोशी के विवरण का जो हर्षदेव जोशी का जो विवरण था उसको साक्ष्य इन्होंने इसमें बनाया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक ऑप्शन आपको हेनूट करके दिख रहा है। तो हेनूट को यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि हेनूट कौन था। ठीक है, या उत्तराखंड में पुरातत्व का जन्मदाता। ठीक है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जन्मदाता मतलब उत्तराखंड में पुरानी चीजों को ढूंढना, खोजना, ठीक है, पुराने प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को निकालना। तो ये काम पुरातत्व का जो जन्मदाता था ना उत्तराखंड में, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे था, तो इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो हेनवुड को माना जाता है। किसको? हेनवुड को। ठीक है, और हेनवुड ने ही जो देवीधुरा, चंपावत देवीधुरा में जो मंदिर है वहां से इसने कुछ अवशेष प्राप्त किए थे, कुछ कप मार्क से जो इत्यादि प्राचीन जो सभ्यता से रिलेटेड चीजें थी इसने वहां से प्राप्त करी थी हेनवुड ने। ठीक है, देवीधुरा के, चंपावत के देवीधुरा से। तो भारत में उत्तराखंड में जो पुरातत्व का जो जन्मदाता किसको माना जाता है? हेनवुड को माना जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए पूरे भारत में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, पुरातत्व का जनक पूरे भारत की बात की जाए तो उसका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में लिखकर यहाँ पर बता सकते हैं। भारत में पुरातत्व का या आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसके द्वारा है उसका जनक किसको माना जाता है? ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है, डब्ल्यू फ्रेजर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चाराल क्या थे? तो चंद्रवंश के टाइम पे एक यहाँ पर चारालों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो ये चाराल क्या होते थे? किलेदार होते थे, चरवाहे, घुड़सवार या पुजारी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ठीक है, तो चाराल क्या होते थे? किलेदार होते थे।
तो ये चारालों की नियुक्ति जो की थी ना, ये सोमचंद्र ने की थी। जी हाँ, जो सोमचंद्र थे ना, चंद्रवंश के संस्थापक थे, इन्होंने ये चाराल की नियुक्ति की थी। अब चाराल की नियुक्ति की थी तो ये चाराल क्या होते थे, चार किलेदार होते थे। चार अलग अलग जो जाति होते, सामाजिक अलग अलग समाज के चार जाति वर्ग थे, उनको उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा करके इनकी नियुक्ति करी थी, और इनको क्या कहा जाता था, संयुक्त रूप से चाराल कहा जाता था। तो ये चार जाति के लोग थे कौन कौन, तो इसमें सबसे पहले थे कारकी लोग थे, उसके बाद थे बोरा, और फिर एक थे तड़ागी, और एक थे चौधरी। ठीक है, तो ये चार लोगों को इन्होंने किलेदार के रूप में नियुक्त किया था, और इनको ही क्या कहा जाता था, चाराल कहा जाता था। तो किसने इनको चाराल को नियुक्त किया था, सोमचंद्र ने किया था। ठीक है, तो अपने मतलब क्षेत्र या राज्य की रक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया होगा। और सोमचंद्र के बारे में एक चीज और है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, चंपावत बनाई थी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, चंपावत। और चंपावत में एक फेमस किला भी है, और ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि राजबुंगा का किला किसने बनाया। तो चंपावत में एक राजबुंगा का किला है। कौन सा किला है, राजबुंगा। ठीक है, तो सोमचंद्र ने ही इसका निर्माण कराया था, राजबुंगा के किले का। कहाँ पर, चंपावत में कराया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना, सीधी सी बात ये है कि जैसे सोमचंद्र ने यहाँ पर अपना जब राज्य प्रारंभ किया, तो उसने थोड़ा मतलब पहले ही सेटअप कर लिया कि भाई यहाँ अपने राज्य को अगर बचाना है, मतलब बाहरी आक्रमण से बचाना है, अपने राज्य की पूरी सुरक्षा करनी है, तो उसने एक किले का निर्माण करा दिया, जैसे यहाँ पर राजमुंगा का, और चार किलेदारों को नियुक्त करा दिया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसने अपने मंत्री और सेनापतियों को भी नियुक्त किया, जो मेहरा और फर्त्याल जाति के लोग थे, मेहरा और फर्त्याल। ठीक है, इसने इनको एक को अपना मंत्री बना दिया, और एक को क्या बना दिया, अपना यहाँ पर सेनापति भी बना दिया। ठीक है, तो ये काफी सारे शासन संबंधी इसने अपने जो सुरक्षा से रिलेटेड है, ये काम इन्होंने सोमचंद्र ने किए थे। तो यहाँ पर चाराल क्या थे, ये चाराल क्या थे, ये किलेदार हुआ करते थे। ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है, ये किस भाषा में लिखा गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है, उसका एक यहाँ पर हमने इमेज निकाला है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, काफी विशाल त्रिशूल है जो गोपेश्वर चमोली से प्राप्त हुआ है ना, जो त्रिशूल अभिलेख काफी विशाल है। देखिए जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो ये है गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है। अब ये इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन ये त्रिशूल अभिलेख के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो त्रिशूल अभिलेख है ना, ये 5 मीटर के आसपास लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 5 मीटर। ठीक है, तो काफी लंबा सा बड़ा सा त्रिशूल है, 5 मीटर के आसपास लंबा है। और इसमें क्या है, ये इसमें दो राजाओं का मेनली मुख्य रूप से ना, दो राजाओं का नाम इसमें अंकित है। तो जो पहला राजा है, पहला राजा का नाम मिलता है इसमें, उनका नाम है यहाँ पर गणपति नाग। क्या नाम है, गणपति नाग। ठीक है, तो गणपति नाग यानी नाग वंश के जो राजा थे, शासक रहे होंगे, तो इनका टाइम पीरियड 6ठी शताब्दी का माना जाता है, 6ठी शताब्दी का। ठीक है, तो उस टाइम पे इनका नाम यहाँ पर अंकित है। और जो दूसरा नाम अंकित है इसमें गोपेश्वर के त्रिशूल, चमोली गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख में, वो अशोक चल्ला का नाम अंकित है। इसका नाम अंकित है इसमें, अशोक चल्ला का। ठीक है, तो ये दो नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है, ये कौन से मंदिर में पाया गया है, तो यहाँ पर एक रुद्र शिव का मंदिर है ना। कौन सा मंदिर है, रुद्र शिव का मंदिर है। तो रुद्र शिव के मंदिर में ही गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है ये पाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इसमें किस किस का नाम अंकित है, तो इसमें पहला है जो गणपति नाग का नाम अंकित है, और दूसरा किसका है, अशोक चल्ला का नाम। ठीक है, अशोक चल्ला का नाम यहाँ पर जो अशोक चल्ला का नाम अंकित है ना, ये 1191 के टाइम की बात है। ठीक है, तो अशोक चल्ला का शासन, मतलब इसमें जो नाम अंकित है उससे हमको यहाँ पर पता लगता है कि अशोक चल्ला का 1191 में यहाँ पर शासन हुआ करता था। तो तभी तो उसने अपना नाम इसमें अंकित कराया होगा, जब उसने यहाँ पर अपना शासन किया होगा। ठीक है, तो 1191 की ये बात हमको यहाँ पर इसमें पता चलती है। तो यानी चंद्रवंश के टाइम पे अशोक चल्ला ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और अशोक चल्ला कहाँ का शासक था, ये डोटी या नेपाल क्षेत्र का शासक हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे देखा, जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है, काफी विशाल सा त्रिशूल अभिलेख ये है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वह चंद्र शासक जो सर्वप्रथम दिल्ली दरबार में गया, उसका नाम क्या था।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था सबसे पहले, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ज्ञानचंद, ठीक है। तो दिल्ली दरबार में जाने वाला सबसे पहले जाने वाला शासक कौन था? ज्ञानचंद था, ठीक है। तो ये ज्ञानचंद जो थे दिल्ली दरबार में गए थे, तो उस समय ना दिल्ली दरबार में जो दिल्ली सल्तनत चल रही होगी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो चल रही थी, तो उस समय किसका शासनकाल था दिल्ली में? तो उस समय फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। किसका? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक था ना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का उस समय दिल्ली में शासन चल रहा था। तो जिस समय उससे मिलने के लिए ज्ञानचंद वहां पर दिल्ली दरबार में चले गए। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, जब ज्ञानचंद फिरोज शाह से मिलने दिल्ली गए, तो इन्होंने एक उड़ते हुए बाज को तीर से मार डाला, ठीक है। तो काफी अच्छे निशानेबाज रहे होंगे अपने टाइम के ज्ञानचंद, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक उड़ते हुए बाज को अपने तीर से मार डाला। अब ऐसी कथा, मतलब ऐसा कहा जाता है, कोई इसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि ऐसा उन्होंने सच में किया होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो जब इन्होंने उड़ते हुए बाज को मारा, तो गरुड़ को मारा, सॉरी गरुड़ को, ठीक है। तो इससे खुश होकर फिरोज शाह ने इसको कौन सी उपाधि दे दी? गरुड़ की उपाधि, ठीक है। तो गरुड़ की उपाधि दे दी। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, ठीक है। तो इसलिए ज्ञानचंद के आगे से, नाम के आगे से यहाँ पर कभी कभी गरुड़ भी लगाते हैं। तो इनको इस तरह से भी बोला जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के राजा ने, ठीक है, जब उनसे मिलने वहां पर गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस चंद शासक के पवाड़े इतिहास में प्रसिद्ध हैं? ठीक है। पवाड़े का मतलब होता है युद्ध में एक तरह का, यहाँ पर एक कला होती है ना पवाड़े, उसको युद्ध, एक युद्ध करने की कला होती है, तो उसको पवाड़े कहा जाता है। तो उसको मतलब खूब जोर शोर से, ठीक है, गाया जाता है, गायन के रूप में उसको, मतलब युद्ध का जो वर्णन किया जाता है उसको पवाड़े कहते हैं, ठीक है। तो पवाड़े जो है ये किस चंद शासक के पवाड़े इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो जागरों में तो अभी भी उसको गाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी भारती चंद, ठीक है। तो भारती चंद के जो पवाड़े थे इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन सा शासक था वो? भारती चंद, ठीक है। तो भारती चंद जो है, इसके बारे में एक बात और जानते हैं। तो भारती चंद जो थे, इन्होंने, इनका एक कुमाऊं की वीरांगना थी, ठीक है, महिला थी कुमाऊं की, भागा धौनियान। उनका नाम क्या था? भागा धौनियान, ठीक है। तो कुमाऊं की वीरांगना महिला थी भागा धौनियान। तो अब देखिए, उत्तराखंड में तो हमेशा वीरों की भूमि रहा है। तो उस समय जो महिलाएं भी होती थी ना, काफी ज्यादा, मतलब देखिए शक्तिशाली होती थी, काफी वीर हुआ करती थी उस समय। तो ऐसा कहा जाता है कि भारती चंद का द्वंद्व युद्ध हुआ था भागा धौनियान से, ठीक है। अभी जब भारती चंद के बारे में हम आगे जानेंगे, तो भारती चंद एक वीर शासक हुआ करता था। भारती चंद ने क्या किया था, नेपाल के जो डोटी राजा थे ना, उनके विरुद्ध आक्रमण कर दिया था और उनको हरा के ही दम लिया था, ठीक है। तो काफी, मतलब लंबा युद्ध चला था, आगे हम उसके बारे में जानेंगे। तो इतने, मतलब बहादुर चंद शासक के साथ भागा धौनियान ने द्वंद्व युद्ध किया था। अब आप समझ सकते हैं कितनी वीर महिला रही होंगी भागा धौनियान, ठीक है। तो कुमाऊं की वीरांगना भागा धौनियान के साथ किसका युद्ध हुआ था? भारती चंद का हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चंद शासक जिसके पौड़ इतिहास में प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? भारती चंद है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो चंद शासकों ने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी, जैसा कि हमने ऊपर जाना, सबसे पहले जो सोमचंद थे, सोमचंद ने इस वंश की स्थापना करी थी। तो इन्होंने उस समय अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चंपावत में बनाई थी। काली कुमाऊं को उस समय चंपावत भी कहा जाएगा। चंपावत को उस समय क्या कहा जाता था? काली कुमाऊं, ठीक है। तो काली कुमाऊं या चंपावत को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर है। और ये राजधानी कब तक चंपावत रही? जब तक भीष्मचंद नहीं आए, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, जो एक राजा थे चंद्रवंश के, भीष्मचंद, आगे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया ना, चंपावत को अपनी राजधानी बदल के अल्मोड़ा कर दी, ठीक है। हालांकि ये काम इन्होंने पूरी तरह से नहीं किया, मतलब जैसे कि ऑफिशियल इन्होंने घोषणा करी कि हमारी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बना दी जाएगी, लेकिन पूरी तरह से, मतलब सारा जो वहाँ का जो सिस्टम होगा उसको पूरा शिफ्ट नहीं कर पाए थे। बाद में इनके जो बेटे थे भीष्मचंद के जो पुत्र हुए कल्याण चंद, इन्होंने ये काम इनका पूरा किया था, ठीक है, कि चंपावत से पूर्ण तरह से राजधानी इन्होंने अल्मोड़ा बनाई थी, भीष्मचंद के बेटे कल्याण चंद ने। तो फिलहाल यहाँ पर चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी चंपावत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, डोटी पर चढ़ाई करने वाला प्रथम चंद्र शासक कौन था? यानी डोटी उस समय नेपाल का जो एरिया होता था उसको डोटी के नाम से जाना जाता था। तो उस समय कौन सा जो चंद्र शासक था पहली बार जिसने डोटी पर आक्रमण किया? अब डोटी पर आक्रमण क्यों करेगा, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो उस समय क्या होता था, जब सोमचंद्र ने यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना करी थी ना, तो ये डोटी के अधीन शासन किया करते थे। इसका मतलब ये था, ये जो सब होते थे ना, ये लोग डोटी के, मतलब यहाँ पर पहले से डोटी साम्राज्य का यहाँ पर आधिपत्य रहा होगा। तो ये लोग क्या करते थे, डोटी का जो शासक था मेन, उसके अधीन यहाँ पर अपना शासन करते थे। और जो सोमचंद्र था वो डोटी के शासक को टैक्स भी दिया करता था, यानी एक प्रकार से कर दिया करता था, ठीक है। तो कर तो कोई दूसरे बड़े राजा को तभी देगा ना जब उसके अधीन वो काम करता होगा, उसके अधीन वो यहाँ पर शासन करता होगा, ठीक है। तो जो भारती चंद्र थे, ऐसा कहा जाता है भारती चंद्र बहुत ज्यादा स्वाभिमानी शासक थे, ठीक है। इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ये किसी के मतलब किसी अन्य शासक के अधीनता स्वीकार करें या मतलब उसके आधिपत्य में अपना शासन चलाएं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, डोटी पर चढ़ाई करने का निश्चय लिया और इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना बनाई, ठीक है। तो भारती चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। डोटी पर चढ़ाई करने वाला प्रथम चंद्र शासक कौन था? भारती चंद्र था, ठीक है। भारती चंद्र ने एक बहुत बड़ी सेना बनाई और उसमें समाज के विभिन्न जातियों के लोगों को इकट्ठा करके रखा, ठीक है। तो मतलब जो भी सामाजिक वर्ग में उस समय उच्च निम्न जाति के जितने भी लोग थे सबको मिला के इन्होंने एक सेना बनाई और यहाँ पर क्या किया, इन्होंने डोटी पर चढ़ाई कर दी। तो डोटी पर उस समय किसका शासन था? उस समय नागमल्ल का शासन था, ठीक है। मल्ल वंश का जो नागमल्ल हुआ करता था ना, उसका डोटी पर शासन हुआ करता था। तो भारती चंद्र ने उस पर चढ़ाई कर दी और ये जो युद्ध था 12 वर्षों तक चला। अब आप सोचिए 12 वर्षों तक लगातार भारती चंद्र ने वहां पर डोटी पर चढ़ाई करी और उसका घेरा डाले रहा और अंततः 12 वर्षों तक लगातार घेरा डालने के बाद ये इस अभियान में इनकी विजय हुई, ठीक है। तो 12 वर्षों के युद्ध में 12 वर्षों का युद्ध किस चंद्र शासक के और डोटी शासक के बीच चला था? भारती चंद्र और नागमल्ल के बीच, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता था, इस युद्ध में जब भारती चंद्र जीते तो इसी युद्ध के बाद एक नई जाति की भी उत्पत्ति हुई थी। तो कौन सी जाति? नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। कौन सी जाति की? नायक जाति की, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नायक जाति की उत्पत्ति किसके टाइम पे हुई थी या किस शासक के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो भारती चंद्र के टाइम पे ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारती चंद्र ने डोटी पर चढ़ाई करके सबसे पहले डोटी पर चढ़ाई की थी। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस की उपाधि कुमैया खिल्लत की थी, ठीक है। कुमैया खिल्लत की उपाधि किसकी थी? तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर खिल्लत क्या होता है। कुमैया मतलब कुमाऊं से रिलेटेड, ठीक है। वो कुमाऊं का यहाँ पर थोड़ा मतलब बिगड़ा हुआ नाम है कुमैया। खिल्लत का मतलब होता है ना, खिल्लत एक उपाधि होती है, सॉरी, खिल्लत एक पोशाक होती है। क्या होती है? पोशाक। एक सैनिक के रूप की एक पोशाक होती है। तो ये पोशाक जो सैनिक वीरता दिखाते हैं, युद्ध में काफी ज्यादा अपना वीरता का प्रदर्शन करते हैं, तो उनको खिल्लत की पोशाक दी जाती है और उनको फिर इस नाम से ही जाना भी जाता है कि खिल्लत, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से यहाँ पर ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनको कुमैया खिल्लत की उपाधि मिली होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो नीलू कठायत जो है इनको कुमैया खिल्लत की उपाधि से जाना जाता है, ठीक है। तो नीलू कठायत, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है। और जो नीलू कठायत थे ये भारती चंद्र के, सॉरी भारती चंद्र नहीं, ये थे ज्ञान चंद्र के यहाँ पर सेनापति थे। किसके सेनापति थे? नीलू कठायत ज्ञान चंद्र के, ठीक है। तो ये ज्ञान चंद्र के सेनापति थे और इनको क्या उपाधि मिली थी? कुमैया खिल्लत की। ज्ञान चंद्र ने इनको तराई के क्षेत्र में सेना लेके भेजा था और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने तराई के क्षेत्र में युद्ध किया और वहां से इनको जीत भी हासिल हुई थी। तो ज्ञान चंद्र के सेनापति कौन थे? नीलू कठायत। लेकिन बाद में कहा जाता है कि किसी ने धोखे से इनको मरवा दिया। ज्ञानचंद्र को गलत सूचना दे दी गई कि जो नीलू कठायत है उसने भी अपनी खुद की सेना बना ली है और उसने विद्रोह की शुरुआत की है। विद्रोह करने का उसने मतलब यहाँ पर एक प्रकार से बना लिया है। तो ये धोखे से ज्ञानचंद्र ने इनको मतलब धोखे से इनको मरवा दिया गया, किसके हाथों? ज्ञानचंद्र के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि किसी की मतलब कहीं सुनी बातों पे हमको कभी भी यहाँ पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि मिली थी।
और किसके सेनापति थे? ज्ञानचंद के। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के समय 84 माल क्षेत्र में सुल्तान मुबारक शाह की सेना द्वारा आक्रमण किया गया था? अब ये 84 माल का जो क्षेत्र, 84 माल का क्षेत्र होता है, ये किसे कहा जाता था? ठीक है, तो जो तराई का क्षेत्र हुआ करता था ना, तराई का क्षेत्र, ठीक है, तराई का क्षेत्र। अब इसकी जो कुल लंबाई थी ना, 84 कोस लंबाई हुआ करती थी, तो इसका नाम ही पड़ गया 84 माल। बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि 84 माल, इसको फिर बाद में नौलखिया माल के नाम से भी इस तरह से जाना जाने लगा था, तो वो अलग बात है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे प्रतिवर्ष 9 लाख की जो सालाना इनकम हुआ करती थी, इसलिए इसको 9 लाख या 9 लाख माल भी कहा जाने लगा था। तो यहाँ पर 84 माल यानी 84 कोस की लंबाई हुआ करती थी। तो 84 माल क्षेत्र में मुबारक शाह की सेना द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये किसके टाइम इन्होंने ऐसा ये सब किया था? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, विक्रम चंद। ठीक है, तो चंद वंश के शासक हुआ करते थे विक्रम चंद। तो इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया था? मुबारक शाह जो दिल्ली सल्तनत का उस समय शासक हुआ करता था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, विक्रम चंद के समय। तो 84 माल क्षेत्र आपको पता लग गया ना, ये तराई का जो क्षेत्र होता था ना, उत्तराखंड के तराई का क्षेत्र, जहाँ यूपी भी पूरा उस समय शामिल हुआ करता था, तो उसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चंद शासक ने सोर सीरावत थल के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया था? ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो सोर सीरा व थल के क्षेत्र, सोर जो उस समय कहा जाता था ना, पिथौरागढ़ के क्षेत्र को कहा जाता था, सीरा डीडी हाट का जो क्षेत्र होता था, मतलब उसी से संलग्न लगा था, तो इनको कहा जाता था। और थल के क्षेत्र, इन तीनों को किसने अपने राज्य में मिला लिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी भारती चंद ने ही इन तीनों को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, सोर सीरा और थल के इलाकों को तो भारती चंद ने अपने राज्य में मिलाया था। और भारती चंद्र के जो पुत्र थे रत्नचंद, कौन थे? रत्नचंद, तो इनकी सहायता से ही इन्होंने इन तीनों को अपने राज्य में मिला लिया था। और यहाँ पर इन्होंने जो सीरा का क्षेत्र है, ठीक है, सीरा का क्षेत्र में इन्होंने इसको पहले अपने राज्य में मिलाया, और उसके बाद यहाँ पर डुंगरा बसेरा, किसको? डुंगरा और बसेरा जो लोग होते थे ना, डुंगरा बसेरा लोगों की यहाँ पर इन्होंने इनको इसका शासन इन्होंने दे दिया, मतलब यहाँ राज्य करने के लिए इनको इन्होंने नियुक्त कर दिया, डुंगरा और बसेरा को। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? सीरा के क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो थल में एक मंदिर का भी निर्माण कराया था, भारती चंद्र ने थल में एक मंदिर का निर्माण कराया था, तो उसका वो शिव मंदिर हुआ करता था। कौन सा मंदिर था वो? शिव मंदिर। तो किस चंद शासक ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में, नेपाल विजय के उपलक्ष्य में, उन्होंने थल में एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसको कहा जाता था उस समय, वो कौन सा मंदिर का, उसका नाम क्या था? शिव मंदिर उसका नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है, भारती चंद। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस चंद शासक का अभिलेख ज्ञात अभिलेखों में प्राचीनतम है? तो जितने भी चंद शासक जो हमको यहाँ पर उनका नाम प्राप्त होता है, तो किस चंद शासक का अभिलेख सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए है, यानी अभय चंद। ठीक है, और अभय चंद का जो अभिलेख है यह सन 1360 का है, 1360 AD का अभिलेख इनका प्राप्त हुआ है। और ये अभिलेख जो है ना, खुद का इन्हीं का है, तो अभय चंद का स्वयं का अभिलेख है जो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए क्या है, यह ज्ञात अभिलेखों में सबसे प्राचीनतम है। इससे पहले के जो शासक हैं उनके जो अभिलेख मिले हैं वो उनके अभिलेख खुद के अभिलेख नहीं है। ठीक है, उनका कहीं किसी अन्य अभिलेख में वर्णन किया गया है। तो अभय चंद ऐसे पहले शासक थे जिनका खुद का अभिलेख मिला है। ठीक है, तो इसलिए सबसे प्राचीन अभिलेख है चंद वंश का ज्ञात अभिलेखों में। तो ये कब मिला था? सन 1360 में इसकी यहाँ पर इसकी खोज हुई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, अभय चंद। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सोमचंद्र के समय नेपाल का शासक कौन था? तो सोमचंद्र ने जब यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना करी थी यहाँ पर कुमाऊं के क्षेत्र में, तो उस समय नेपाल का जो शासक था तो उसका नाम था यहाँ पर जयदेव मल्ल। कौन था? जयदेव मल्ल। ठीक है, तो जयदेव मल्ल होगा। तो नेपाल में उस समय मल्ल वंशी शासकों का आधिपत्य हुआ करता था, तो यहाँ पर किसका शासन हुआ करता था उस समय? जयदेव मल्ल का। और सोमचंद्र इसके अधीन शासन करता था, क्योंकि सोमचंद्र क्या करता था? इसको टैक्स दिया करता था। क्या दिया करता था? टैक्स, यानी कर दिया करता था। तो इससे हमको पता लगता है कि जो मल्लवंशी शासक थे नेपाल क्षेत्र के, उनके अधीन यहाँ पर शासन किया करते थे सोमचंद्र। और उसके बाद सोमचंद्र के बाद जितने अगले शासक आए, जैसे इंद्रचंद आए, ठीक है, उसके बाद थोरचंद्र आए, और उसके बाद यहाँ पर वीणाचंद आए और ज्ञानचंद आए। ज्ञानचंद तक इन सब ने इसके नेपाल के शासक के अधीन अपना यहाँ पर शासन किया था। और उसके बाद जब भारती चंद आए थे, भारती चंद जैसे कि बहुत स्वाभिमानी थे, उनको ये दास्ता बिल्कुल भी
स्वीकार नहीं की तो भारती चंद्र ने इसको यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, यहाँ पर नेपाल के इलाके में, नेपाल के शासकों ने, और जीता भी था। ठीक है, 12 वर्षों तक युद्ध किया था, जैसे कि हमने ऊपर देखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, जयदेव मल्ल। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस क्लास का जो अगला पार्ट होगा उसको हम कल यहाँ पर लाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर क्लास अच्छी लगी तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और अगर इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप वो भी बताइए। ठीक है, तो किस ये मोस्टली यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन लाने का जो मकसद है यही है कि एमसीक्यू के साथ साथ यहाँ पर हम इसकी व्याख्या भी करते हैं, जिससे आपको एक ही प्रश्न में कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो चंद्रवंश से रिलेटेड अभी कुछ क्लासेस और आएंगी, और उन क्लासेस को करने के बाद आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका एग्जाम में मतलब छूट जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और एक दिन अलग से क्लास रहेगी जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहले इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सारे कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।